Hello and welcome to Darshan IAS. Today in this class we are going to discuss Mimamsa philosophy, which is one of the 6 Indian orthodox schools of philosophy. And in this class we are going to discuss the theory of knowledge, which means we are going to study epistemology of this philosophy. And this topic is given in UPSC civil services exam, so we are going to cover this topic only. And after that we are going to discuss, after covering the entire topic of Mimamsa philosophy, we will be discussing the previous year questions that have come in the last 6 years exams of UPSC civil services mains exams. So let us start. Before starting, I would like to tell you that if you want to buy the philosophy optional study material, the link is given in the description, or you can call or WhatsApp on the number that is given in the description box. तो आगे बढ़ते हैं मीमांसा फिलोसफी में. So before going to the theory of knowledge, we have to understand what is मीमांसा philosophy. ओके, तो इससे पहले हम समझते हैं कि मीमांसा फिलॉसफी है क्या. मीमांसा का शब्द, जो वर्ड है मीमांसा, हमें उसका मतलब पता होना चाहिए. देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि फिलॉसफी में जितने भी डॉक्ट्रिन है, जितने भी स्कूल्स आप पढ़ते हैं, चाहे वो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हो, चाहे वो वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हो, अगर आप टर्मिनोलॉजी समझ जाते हैं तो आधी से ज़्यादा फिलॉसफी आप समझ जाते हैं. जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मीमांसा की, ठीक है, देन यू मस्ट नो व्हाट इज द एटिमोलॉजिकल मीनिंग, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ मीमांसा. वंस यू नो द मीनिंग ऑफ मीमांसा, यू विल गेट टू नो व्हाट इज ऑल अबाउट मीमांसा फिलॉसफी, है ना. तो एक बार हम समझ लेते हैं मीमांसा का मतलब क्या होता है. मीमांसा का मतलब होता है क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जब हम छानबीन करते हैं, जब हम जांच पड़ताल करते हैं किसी चीज की, तो उसको हम कहते हैं मीमांसा या फिर इन्वेस्टिगेशन. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीमांसा दर्शन. इससे पहले हमने हमारे जो दूसरे इंडियन स्कूल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स फिलोसफीज हैं उनको हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि सांख्य पढ़ चुके हैं, योग पढ़ चुके हैं, न्याय पढ़ लिया, वैशेषिक पढ़ लिया. अभी हम बात करने वाले हैं मीमांसा की. इसके बाद में हमारा जो लास्ट वाला टॉपिक बचेगा वो बचेगा वेदांत दर्शन. वेदांत के बाद में हम बात करेंगे श्री अरविंदो की फिलॉसफी का, क्योंकि हमारे जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें 10 टॉपिक हैं, जिसमें जो 10वां टॉपिक है वो है श्री अरविंद घोष का. इसके अलावा हम जो हिटोडॉक्स इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं उनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि चारवाक, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. तो आज हम बात करते हैं मीमांसा फिलॉसफी की. और सबसे लास्ट में, इस क्लास के लास्ट में, हम जो है जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी के एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं. तो इसका एंड जो है वो आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि जब तक आपको आंसर राइटिंग नहीं आती तब तक आपका पढ़ा हुआ बिल्कुल बेकार जाता है, ठीक है. तो इसलिए आपको आंसर राइटिंग देखना बहुत ज़रूरी है. एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये क्लास जो है सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं है. जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, आपका कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें आपका इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज आते हैं, तो उनके लिए ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें जो लास्ट में मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो क्वेश्चंस सिर्फ यूपीएससी के हैं. हालांकि वो कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं किसी भी एग्जाम में आने के लिए, क्योंकि अगर आप मीमांसा दर्शन पढ़ रहे हो और जो यूपीएससी में क्वेश्चन दिए गए हैं मीमांसा के लिए, तो वो क्वेश्चंस आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस हैं तो इसी फिलोसफी के, ठीक है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. मीमांसा फिलॉसफी के जो प्रोपाउंडर हैं वो हैं जैमिनी. महर्षि जैमिनी को इसका प्रोपाउंडर माना जाता है, जिन्होंने इस दर्शन को दिया है. इससे पहले हमने जितने भी फिलोसफर इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी या वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी पढ़े थे, सभी के जो हमने जो प्रोपाउंडर्स हैं उनको हम जानते थे. आज का जो हमारा दर्शन है मीमांसा, जिसके जो प्रोपाउंडर हैं वो जैमिनी हैं. क्लास को आगे बढ़ाने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे. बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें. आगे बात करते हैं. जो मीमांसा है, मीमांसा अपने आप में कोई नया दर्शन नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि जो मीमांसा है वो क्या है, वो इन्वेस्टिगेशन है, वो क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है. किसका? वेदों का. जब बुद्धिज्म हमारे देश में बहुत तेजी से फैल रहा था,
लोग उसको अपना रहे थे। हिंदू धर्म के लोग जो थे, सनातन धर्म के जो थे, वो बुद्धिज़्म को बहुत तेज़ी से अपना रहे थे। और जो हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं, यज्ञ है, कर्मकांड है, पूजा पाठ है, तो इन सब चीज़ों में जब लोगों की आस्था कम होने लगी थी, इसके ऊपर जब प्रश्न चिन्ह उठाए जाने लगे थे कि इनका क्या लाभ है, ये ठीक है या नहीं है, तब ये जो दर्शन है मीमांसा, ये उभरा। ये हमारे जितने भी धार्मिक जो कर्मकांड हैं, जितने भी परंपराएं हैं, जितनी भी मान्यताएं हैं, यज्ञ आदि हैं, हवन आदि हैं, तो उनके जो उसकी जो इम्पोर्टेंस है हिंदू धर्म में, उसको बताने के लिए ये जो धर्म है इसकी उत्पत्ति, ये जो दर्शन है इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसके अलावा और ये अपने आप में कोई दूसरा जो सेपरेट कोई स्कूल ऑफ फिलोसफी नहीं है। तो ये जो दर्शन है ये प्योरली बेस्ड है वेदों पे। ये वेदों की प्रामाणिकता के ऊपर आधारित है और वेदों की ओर लौटो का ये संदेश देता है, क्योंकि लोगों की वेदों में जो आस्था है वो कम हो चली थी। क्योंकि अगर सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं वो वेदों को मानते हैं, लेकिन अगर सनातन धर्म के अनुयायियों का वेदों पर से ही विश्वास उठ जाएगा, उसमें दिए गए जो कर्म कांड हैं या फिर जो पूरा पूजा पाठ है, जो यज्ञ आदि हवन आदि के जो विधियां हैं, उनमें से ही अगर उनका भरोसा उठ जाएगा, तो फिर वो अपने धर्म को कहाँ मानेंगे फिर। इसलिए उनके धर्म में जो उनका दर्शन है, भारतीय दर्शन, उसके अनुसार उनको वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया गया था इस दर्शन के द्वारा। तो उस समय क्या था कि जो बुद्धिज़्म था बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। मैं यहाँ पे बुद्धिज़्म का कोई विरोधी नहीं हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उस समय का फैक्ट क्या था। आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स ऑफ दैट टाइम। Because of the spreading of Buddhism in our country, this philosophy taken place, which is called मीमांसा and which is investigation of Vedas। तो जो मीमांसा फिलॉसफी है यानी कि इन्वेस्टिगेशन है, वो दो भागों में है। पहला है पूर्व मीमांसा, दूसरा है उत्तर मीमांसा। तो जो पूर्व मीमांसा है वो बात करता है वेदों के शुरुआती भाग की, जिसमें कर्मकांड, यज्ञ, बलि आदि के बारे में बताया गया था और उन्हीं की इम्पोर्टेंस के बारे में इस दर्शन में बताया जाता है कि वो चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट हैं सनातन धर्म के लोगों के लिए, हिंदू रीति रिवाज जो है वो क्यों ज़रूरी है। इन सब की चर्चा करने के लिए इस दर्शन की उत्पत्ति हुई थी। तो ये जो दर्शन है, जो मीमांसा है, ये दो भागों में है। पहला पूर्व मीमांसा, दूसरा उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा को कर्मकांड के नाम से जाना जाता है और जो उत्तर मीमांसा है उसको ज्ञान कांड के नाम से जाना जाता है, जिसको हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेदांता फिलॉसफी ओनली। ओके, सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस कर्मकांड एंड इन द नेक्स्ट session, in the next doctrine, in the next school of Indian philosophy, that will be Vedant and that is ज्ञान कांड। ठीक है, तो बात करते हैं द मीमांसा और पूर्व मीमांसा स्कूल वॉज फाउंडेड बाई जैमिनी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। और ये जो मीमांसा है वो एक थीस्टिक और ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी है। थीस्टिक का मतलब है कि ये वेदों में विश्वास करता है, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब ये है कि ईश्वर में भी विश्वास करते हैं। शुरुआत में जब अगर हम बात करते हैं तो ईश्वर को ये मानते हैं नहीं मानते हैं, इसमें थोड़े काफ़ी सारे मतभेद रहे हैं कि जो मीमांसा दर्शन है वो ईश्वर की अस्तित्व को मानता है या नहीं मानता है। लेकिन बाद के जो मीमांसक थे तो वो ये मानते थे कि हाँ, ईश्वर का एक जो अस्तित्व है वो होता है, वो ईश्वर के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए हम इसको थीस्टिक और ऑर्थोडॉक्स दोनों ही बोलते हैं। आगे बात करते हैं कि जो मीमांसा है वो क्या है। इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है। द प्राइमरी इंक्वायरी इज टू द नेचर ऑफ धर्म बेस्ड ऑन क्लोज थियोलॉजी ऑफ द वेदास। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसका होता है, यहाँ पे धर्म के इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। यानी कि अगर हम मीमांसा करते हैं तो किसकी करते हैं, धर्म की मीमांसा करते हैं। इसके दो डिवीजन है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, विच आर नोन एज कर्मकांड एंड ज्ञान कांड। यानी कि जो हमारा पूर्व मीमांसा है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं ये है कर्मकांड। तो आज वाला जो हमारा मीमांसा है वो क्या है, कर्मकांड है, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो ज्ञान कांड है वो क्या है, वो वेदांत फिलॉसफी है, ठीक है। और जो कर्मकांड है वो क्या है, वो मीमांसा फिलॉसफी है। आगे बात करते हैं मीमांसा और जो वेदांत है। मीमांसा और जो वेदांत है ये अलाइड फिलॉसफीज हैं, उसी तरीके से ये समान तंत्र हैं, उसी तरीके से जैसे न्याय और वैशेषिक समान तंत्र हैं और सांख्य और योग
समान तंत्र हैं, उसी तरीके से जो हमारा मीमांसा और वेदांत है, यानी कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, कर्मकांड और ज्ञानकांड, दोनों के दोनों क्या है, ये अलाइड फिलोसफीज हैं, यानी कि समान तंत्र हैं, दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। द टू फेमस मोस्ट फेमस इंपॉर्टेंट कमेंटेटर्स ऑफ कुमारिल भट्ट एंड प्रभाकर, इसके जो कमेंटेटर्स रहे हैं, जिन्होंने इसका विश्लेषण किया है, वो कौन रहे हैं? सबसे ज्यादा जिन्होंने विश्लेषण किया है वो एक तो थे कुमारिल भट्ट और दूसरे थे प्रभाकर। ठीक है, तो कुमारिल भट्ट के नाम से भट्ट मीमांसा को जाना जाता है, प्रभाकर के नाम से प्रभाकर मिश्रा जो थे उनके प्रभाकर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। Who founded the two schools of philosophy and named after them भट्ट स्कूल ऑफ मीमांसा एंड प्रभाकर स्कूल ऑफ मीमांसा, यानी कि जैमिनी का जो दर्शन था मीमांसा, उसको एनालाइज किया था किसने? कुमारिल भट्ट ने और प्रभाकर ने, तो इसीलिए उनके नाम से इस फिलॉसफी को भी जाना जाता है, प्रभाकर स्कूल ऑफ मीमांसा और भट्ट स्कूल ऑफ मीमांसा। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, अगर समझ में आ रहा है आपको, अच्छी लग रही है क्लास, तो एक लाइक का बटन होता है, उसको आप दबा सकते हैं। देखो यहाँ पे कितना अच्छा मैंने पिक्चर लगाई है, GIF है ना, काफ़ी मेहनत की थी इसको लगाने में, मेहनत मेरी सफल हो जाएगी और दूसरे बच्चों को पता चलेगा ये क्लास जो है वो पढ़ने के लायक है, तो दूसरे बच्चों के लिए आप हेल्प करेंगे अगर लाइक करते हैं तो। आगे बात करते हैं। द मीमांसा इन वेदांता फिलोसफी asserts that all knowledge excepting the action of remembering स्मृति or memory is valid in itself, for it is certifies its own truth and neither depends on any other extraneous conditions nor on any other knowledge for its validity। इसका क्या मतलब है? अगर हम बात करते हैं थियोरी ऑफ नॉलेज की, तो जो मीमांसा दर्शन है वो विश्वास करता है स्वतः प्रमाण्यवाद में। स्वतः प्रमाण्यवाद को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। ठीक है, सेल्फ वैलिडिटी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कि जिसमें नॉलेज जो है वो अपने आप को स्वतः ही प्रमाणित करती है कि मैं सही हूं, उसके लिए किसी और प्रमाण की आपको आवश्यकता नहीं होती। कैसे? जैसे कि अगर मैं किसी घड़े में भरा हुआ जल देखता हूं, तो मान लो मैंने देखा घड़े में जल है और मुझे प्यास लग रही थी, मैंने लिया और पानी पी लिया, अपनी प्यास को बुझा लिया। ठीक है, लेकिन जो न्याय दर्शन है उनको इस बात से आपत्ति है, जो न्याय दर्शन है वो इस बात से आपत्ति जताते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर अपने सेंस ऑर्गन से आपने क्या किया है, घड़े में पानी देखा है, यानी कि आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है। कौन सा ज्ञान? कि घड़े में पानी है। इस ज्ञान को अप्रूव करने के लिए कोई एक्सटेनियस वैलिडेशन चाहिए, कोई बाहर से कोई दूसरा जो व्यक्ति होगा, यानी कि कोई थर्ड पार्टी चाहिए जो क्या करेगी, उस ज्ञान को वैलिडेट करेगी। कोई एक्सटेनियस सिचुएशन चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो दूसरा हो और वो ये कहे कि हाँ भाई इसमें सच में पानी है, और फिर आप उस पानी को पी सकते हो। ठीक है, लेकिन जो मीमांसा है वो ये कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो ज्ञान है वो स्वयं प्रकाशित होता है। ठीक है, वो अपने आप में स्वयं प्रमाण है और वो स्वयं को प्रकाशित करता है, और जो ज्ञाता है, जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है, उसको भी प्रकाशित करता है। यानी कि जो ज्ञान है वो क्या है, वो स्वयं प्रमाणित है, वो स्वयं प्रमाणित है, इसीलिए इसको कहते हैं स्वतः प्रमाण्यवाद। यानी कि जो ज्ञान है वो स्वतः प्रमाणित हो जाता है अपने आप में, आपको किसी एक्सटेनियस वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आगे ये क्या कहते हैं, दस नॉलेज इज नॉट ओनली इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग एल्स, इट इज ऑन राइज बट इट इज ऑन एक्शन एज वेल। ठीक है, ये अपने आप में राइज ही नहीं करती बल्कि अपने आप को प्रमाणित भी करती है। ठीक है, स्वकार्यकरणे स्वतः प्रमाण्यम ज्ञायसे, फॉर कुमारिल नॉलेज इलिमिनेट्स इटसेल्फ सब्जेक्ट एज वेल एज द ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कुमारिल भट्ट हैं वो ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो ज्ञान है वो स्वयं को प्रकाशित करता है, और क्या करता है, वो जो ज्ञाता है उसको भी प्रकाशित करता है कि भाई मैं ज्ञान हूं और ये ज्ञान जो है वो सही है, यानी कि वो स्वतः प्रमाणित होता है। यानी कि यहाँ पे स्वयं प्रकाशवाद की डॉक्ट्रिन जो है वो पैदा होती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे स्वतः प्रमाण्यवाद के साथ साथ, यानी कि जो स्वतः स्वयं प्रकाशवाद के साथ साथ जो है वो स्वतः प्रमाण्यवाद भी प्रमाणित हो जाता है। क्योंकि ज्ञान अगर स्वयं को प्रकाशित करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो स्वतः अपने आप को ही वो प्रमाणित भी कर रहा है, यानी कि वो अपने आप को वैलिड भी कर रहा है, सेल्फ वैलिडेट कर रहा है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो स्वयं प्रकाशवाद है वो किस ओर जाता है, स्वतः प्रमाण्यवाद की ओर जाता है।
और ये जो न्याय दर्शन वाले हैं जो ये कहते हैं कि जो भी नॉलेज है, जो भी आप देखते हो, यानी कि जो भी आपने पानी देखा था घड़े में, उसके प्रमाण के लिए आपको कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए जो इसको प्रमाणित करेगा, जो इसको प्रमाणित करेगा। तो उसके लिए इसका मतलब यह है कि उसका जो प्रमाण है वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर है। दूसरे व्यक्ति के ऊपर है इसका मतलब उसको हम कहते हैं परतः। ठीक है, स्वतः का मतलब होता है अपने आप, और परतः का मतलब होता है दूसरे के द्वारा। तो यहाँ पे जो प्रमाण्यवाद है न्याय का, वो क्या है? वो है परतः प्रमाण्यवाद। मीमांसा का प्रमाण्यवाद क्या है? स्वतः प्रमाण्यवाद। और जो न्याय का प्रमाण्यवाद है वो परतः प्रमाण्यवाद, यानी कि दूसरा व्यक्ति उसको वैलिडेट करेगा, यानी कि एक्सट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज ऑफ न्याय, यानी कि जो न्याय दर्शन है उसकी जो थियरी ऑफ नॉलेज है, उसकी जो वैलिडिटी है वो कैसी होती है? वो एक्सट्रिंसिक होती है, ना कि इंट्रिंसिक होती है। वो स्वतः अपने आप को प्रमाणित नहीं करता, उसके लिए प्रमाण के लिए कोई दूसरे व्यक्ति की जरूरत होती है। ठीक है, क्या कहते हैं न्याय? But Nyaya holds that this self-validity of knowledge is question which requires an explanation. ठीक है, अगर आपको घड़े में पानी दिखाई देता है तो ये एक क्वेश्चन है कि घड़े में पानी कैसे है, कौन बताएगा कि जो घड़े में है वो पानी ही है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। कौन उसको एक्सप्लेन करेगा कि ये पानी ही है, कुछ और नहीं है? कहीं ऐसा हो कि वो तेजाब हो और आप उसको पानी समझ के पी लो, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए आपको बाहर से कोई वैलिडेट करेगा तब आप उसको करोगे। लेकिन अगर इस तरीके से हम करने लगे तो हमारी जो डेली की जो क्रियाकलाप है, यानी कि जो हमारी डेली एक्टिविटीज हैं, वो तो बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगी। ठीक है, मान लो मैं ऑटो के वेट में खड़ा हूँ रोड पे, और सामने से मैं आता हुआ ऑटो देखता हूँ, मैं अकेला खड़ा हूँ और मुझे कहीं जाना है, और मैं देखता हूँ सामने से ऑटो आ रहा है और ऑटो वाले को मैंने हाथ दिया, भैया रोकना जरा, मुझे कहीं जाना है। ठीक है, अब वो ये कहता है कि कहाँ जाना है आपको? मैं कहता हूँ मुझे रेलवे स्टेशन जाना है या फिर एयरपोर्ट जाना है, वो मुझे वहाँ छोड़ देता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया था? मैंने ऑटो को देखा था और ऑटो को देख के ये नॉलेज मुझे मिली थी कि ये ऑटो ही है। मैंने उसको हाथ दिया और चला गया। ठीक है, वो मुझे लेके चला गया जहाँ मुझे जाना था। अगर हम न्याय दर्शन की बात करते हैं, परतः प्रमाण्यवाद की, ठीक है, तो मुझे जो ज्ञान मिला था, ऑटो को मैंने देखा, मुझे एक ज्ञान मिला कि सामने जो है वो ऑटो आ रहा है। मैंने कार को देख के तो हाथ नहीं दिया, भाई कार वाला तो लिफ्ट देता है और उसकी मर्जी है वो दे नहीं दे, है ना, लेकिन ऑटो का तो काम ही है हमें पहुंचाना, ऐसा मेरी नॉलेज कहती है। और ये क्या है? ये स्वतः प्रमाणित है। तो जब मैंने ऑटो वाले को हाथ दिया, मुझे एक स्वतः से एक नॉलेज आई कि भाई ये ऑटो है, इसको मैं रोकूंगा तो ये मुझे रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट जो है वो छोड़ देगा जहां भी मुझे जाना है। मैंने उसको हाथ दिया, उसने रोक दिया और उसने मुझे वहां तक पहुंचा दिया जहां मुझे जाना था। इसका मतलब ये है कि मेरा जो ज्ञान था ऑटो वाला कि भाई ये ऑटो है और ये मुझे वहां तक पहुंचा देगा, वो क्या था? वो स्वतः प्रमाणित था। उसके लिए मैंने किसी से पूछा नहीं था, भैया सामने से जो आ रहा है क्या वो ऑटो है? अगर हम न्याय दर्शन की बात करते हैं तो उनके हिसाब से यही करना पड़ेगा कि जब भी मैं ऑटो को देखूंगा, किसी तीसरे व्यक्ति से मुझे पूछना पड़ेगा, भैया सामने से जो आ रहा है ये ऑटो ही है ना? फिर उससे मुझे ये भी पूछना पड़ेगा कि क्या ये मुझे वहां पहुंचा देगा? अगर वो मेरे से बोलता है कि भैया ठीक है मैं आपको रेलवे स्टेशन पहुंचा दूंगा, तो रास्ते में मैं पूछ के किसी तीसरे व्यक्ति से पूछता हूँ, भैया इसने मुझे रेलवे स्टेशन कह के बैठाया है, क्या ये सच में मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचाएगा? ठीक है, तो वो ऑटो वाला क्या करेगा? ऑटो वाला आपको वहीं उतार देगा, क्या कह रहने दो, मेरे बस की नहीं आपको ले जाना। ठीक है, अगर आपको मेरे पे इतना डाउट है तो भैया आपने ऑटो देख के ऑटो रुकवाया ही क्यों? मेरा और अपना दोनों का टाइम वेस्ट किया, है ना? तो इस तरीके से हमारी जो डेली एक्टिविटीज है उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी अगर हम हर नॉलेज को एक्सटेनियसली क्या करने लगे? वैलिडेट करने लगे। इसलिए हमारा जो ज्ञान है वो कैसा होता है? वो स्वतः प्रमाणित होता है, स्वयं प्रकाशित होता है, खुद को प्रकाशित करता है और ज्ञाता को भी प्रकाशित करता है। इस तरीके से हमें नॉलेज मिल जाती है और उस नॉलेज से हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, बट द वैलिडिटी इज असर्टेन बाय एक्सटेनियस संवाद और अग्रीमेंट विद द ऑब्जेक्ट फैक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी कि जो न्यायवाद हैं वो क्या कहते हैं? जो न्यायवादी हैं वो ये कहते हैं कि जो भी आपको नॉलेज मिली है उसको आप क्या करो? उसको आप दूसरे से वैलिडेट करवाओ। जब वो ये कह दे कि हाँ भाई ये ऑटो है और ये आपको सच में रेलवे स्टेशन पहुंचा देगा, तभी आप उस ऑटो में बैठे, नहीं तो आप उसमें विश्वास ना करें। ये एक एग्जाम्पल था। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलिए, तो ये तो थी थियरी ऑफ स्वतः प्रमाण्यवाद और परतः प्रमाण्यवाद। आगे बात करते हैं। हाँ, अब जो मीमांसा है, मीमांसा दर्शन है, वो क्या करता है? मीमांसास आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ स्वतः प्रमाण्यवाद। अब क्योंकि ये स्वतः प्रमाण्यवाद का फेवर करते हैं तो इसके फेवर में वो क्या करेंगे? कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी तो देंगे। ठीक है,
अब उसके लिए कुछ आर्गुमेंट्स भी देंगे। आर्गुमेंट्स में वो पहले क्या कहते हैं, प्रमाणम स्वतः उत्पाद्यते, यानी कि प्रमाण जो है वो स्वतः ही क्या होता है, उत्पादित होता है। द ऑथेंटिसिटी ऑफ नॉलेज रिसाइड्स ओनली इन द प्रोडक्टिव मटेरियल ऑफ द नोन थिंग, यानी कि जो नॉलेज है वो वहीं से प्रोड्यूस होती है जिस चीज को देख के आप नॉलेज गेन करते हैं। जैसे कि आपको ऑटो के होने की नॉलेज मिली, तो वो ऑटो के होने की नॉलेज आपको कहां से मिली, ऑटो से मिली, जो कि उस नॉलेज की ऑब्जेक्ट है। ऑटो की नॉलेज की जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ऑटो है। पानी की नॉलेज की ऑब्जेक्ट क्या है, पानी है। यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपने आप में उस नॉलेज को प्रोड्यूस कर देता है, यानी कि जो प्रमाण है वो अपने आप में प्रमा को क्या करता है, वो प्रोड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है अगला, ये कहते हैं प्रमाणम स्वतः ज्ञायते है, ठीक है, यानी कि जो प्रमाण है वो अपने आप में ज्ञात कर लिया जाता है। एज सून एज द नॉलेज इज बॉर्न इट्स ऑथेंटिसिटी इज ऑल्सो कंफर्म्ड, यानी कि जैसे ही आपको ज्ञान प्राप्त होता है आपको उसकी ऑथेंटिसिटी भी क्या हो जाती है, ज्ञात हो जाती है, वो कंफर्म हो जाती है। जैसे ही आपने पानी देखा, आपको पानी का ज्ञान हुआ, उसकी जो ऑथेंटिसिटी थी पानी की वो अपने आप से कंफर्म हो गई कि हाँ भाई ये पानी है। मैंने फ्रिज खोला और मैंने बोतल निकाली, उस बोतल में मुझे लगा कि पानी है और मैंने पानी पी के अपनी प्यास को बुझा लिया। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि इस बोतल में पानी ही है या कुछ और रखा है, क्या मैं पी सकता हूं या नहीं पी सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से जो दो आर्गुमेंट्स है वो मीमांसा देते हैं स्वतः प्रमाण्यवाद के फेवर में, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब इनवैलिडिटी ऑफ नॉलेज, अभी तक हमने बात की थी वैलिडिटी ऑफ नॉलेज की। अगर हम वैलिडिटी ऑफ नॉलेज को समझते हैं तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द इनवैलिडिटी ऑफ नॉलेज, यानी कि अप्रमाण्यवाद क्या है। प्रमाण्यवाद तो हमने पढ़ लिया, जो प्रमाण्यवाद है मीमांसा का वो क्या है, वो स्वतः प्रमाण्यवाद है, न्याय का परता प्रमाण्यवाद है। लेकिन इसका जो विपरीत है वो क्या है, अप्रमाण्यवाद, यानी कि नॉलेज को इनवैलिड कैसे किया जाए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि मैंने घड़े में पानी देखा था, मुझे वो पानी ही लगा, मैंने उसको पी लिया, लेकिन कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि भैया ये पानी नहीं है, ठीक है, इसमें तो कुछ और है। मान लो वो ये बोल देता है कि ये मिट्टी का तेल है, या फिर वो कुछ और बोल देता है कि भाई ये है, ठीक है। तो मेरी जो नॉलेज थी कि इसमें पानी है, उसको रिफ्यूट किसने किया, उसको इनवैलिड किसने किया, किसी दूसरे व्यक्ति ने। यानी कि जो मेरी नॉलेज का जो अप्रमाण्य है वो किसने दिया, दूसरे ने दिया। दूसरे ने दिया यानी कि पढ़ता, दूसरे ने दिया यानी कि पढ़ता। अगर मुझे अपने आप से पता चल जाता कि ये पानी नहीं, ये क्या है, मिट्टी का तेल है, तो वो क्या था, स्वतः अप्रमाण्यवाद। लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति मेरी नॉलेज को इनवैलिड करता है, ठीक है, तब वो क्या है, परता अप्रमाण्यवाद। अब कौन स्वतः अप्रमाण्यवाद में विश्वास करता है और कौन परता अप्रमाण्यवाद में विश्वास करता है, हमें ये देखना है। देखो दो चीजें मैं आपको बता दूं। स्वतः का मतलब होता है, स्वतः का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि अपने आप से। हम अपने आप से किसी भी चीज को वैलिडेट करते हैं या फिर इनवैलिडेट करते हैं। हम वैलिडेट भी कर सकते हैं, इनवैलिडेट भी कर सकते हैं। और परतः का मतलब होता है, परतः का मतलब होता है अदर, यानी कि जब कोई दूसरा व्यक्ति मेरी नॉलेज को वैलिडेट करता है या फिर इनवैलिडेट करता है तो उसको हम कहते हैं परता प्रमाण्यवाद। अगर वो वैलिडेट करता है, अगर वो इनवैलिडेट करता है तो उसको हम कहते हैं परता अप्रमाण्यवाद, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, मीमांसका सेज that invalid knowledge is that which appears an object as different from which is because of the defect of the causal conditions of knowing and is based on extrinsic invalidity, यानी कि परता अप्रमाण्यवाद। मीमांसा दर्शन जो है वो अप्रमाण्यवाद में विश्वास करते हैं, लेकिन कौन सा, परता अप्रमाण्यवाद। यानी कि ये किसी भी चीज को, किसी भी नॉलेज को अगर इनवैलिडेट करेंगे तो उसके लिए इनको क्या जरूरत पड़ेगी, इनको परता अप्रमाण्यवाद की जरूरत पड़ेगी। यानी कि कोई और बताएगा इनको कि भाई ये जो नॉलेज है ये ठीक नहीं है, जो आपको ऐसा लगता है ये ठीक नहीं है। और ऐसा कब होता है, जब हम किसी भी चीज को कुछ और समझ लेते हैं, ठीक है। यानी कि इनवैलिडिटी ऑफ नॉलेज का मतलब ये होता है कि जब हम किसी और चीज को कुछ और समझ लेते हैं, और वो होता है जब हमारा जो कॉजल कंडीशन है उसमें कुछ डिफेक्ट होता है,
जो कॉजल कंडीशंस है उसमें कोई डिफेक्ट होता है, तब हम ऐसा कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉजल कंडीशंस क्या हो सकती हैं, अगर आप फ्रिज खोलोगे तो फ्रिज में आपको पानी की बोतल भी मिलेगी जिसमें ट्रांसपेरेंट आपको पानी दिखाई देगा। एक ऐसी भी बोतल होती है जिसमें विनेगर होता है, सिरका होता है, वो भी ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, वो भी पानी जैसा दिखाई देता है। तो वो क्या है, वो जो कॉजल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से आपको पानी लगता है कि वो पानी है, उसमें कुछ डिफेक्ट था। ठीक है, उसमें डिफेक्ट था। डिफेक्ट का मतलब ये था कि वो काफी मिलता जुलता था, जिससे कि आपको ये भ्रम हो गया कि ये क्या है, ये पानी है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो नॉलेज थी वो क्या हो गई, वो इनवैलिडेट हो गई। लेकिन आपकी इस नॉलेज को इनवैलिडेट कौन करेगा, कोई और करेगा। कोई और इसलिए करेगा क्योंकि आपको तो यही लगता था कि ये पानी है। ठीक है, आप तो पानी समझ के सिरका पी जाओगे, यानी कि विनेगर पी जाओगे, तो कोई और आएगा बताएगा कि भैया आपकी जो नॉलेज है वो नॉलेज नहीं है, वो क्या है, वो इनवैलिड नॉलेज है। और आपकी इस नॉलेज की जो इनवैलिडिटी है, ठीक है, उसको कौन करेगा इनवैलिड, वो कोई और करेगा। इसलिए जो मीमांसा वाले हैं ये क्या कहते हैं कि जो अप्रमाण्यवाद है वो कैसा है, परता है। परता अप्रमाण्यवाद में विश्वास करते हैं और स्वतः प्रमाण्यवाद में विश्वास करते हैं। यानी कि आप अपनी नॉलेज को खुद ही वैलिडेट करते हो, लेकिन आपकी जो इनवैलिड नॉलेज है, ठीक है, यानी कि आपकी जो वैलिडिटी ऑफ नॉलेज है वो क्या है, वो सेल्फ अप्रूव्ड है। लेकिन जो आपकी इनवैलिडिटी ऑफ नॉलेज है वो क्या है, वो सेल्फ अप्रूव्ड नहीं है। उसके लिए आपको एक्सटेनियस कंडीशंस चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए। यानी कि ये परता अप्रमाण्यवाद में विश्वास करते हैं और स्वतः प्रमाण्यवाद में विश्वास करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं व्यूज ऑन द अदर इंडियन स्कूल्स। अब दूसरे इंडियन स्कूल्स क्या किस किस में विश्वास करते हैं, जो न्याय दर्शन है वो विश्वास करता है परता अप्रमाण्यवाद में। ठीक है, मीमांसा दर्शन भी परता अप्रमाण्य में विश्वास करता है। सांख्य दर्शन क्या कहता है, स्वतः अप्रमाण्यवाद। सांख्य दर्शन ये मानता है कि किसी भी चीज की इनवैलिडिटी ऑफ नॉलेज है, वो क्या है, वो आप अपने आप से प्राप्त कर लेते हो। नेक्स्ट है जो बुद्धिज्म। बुद्धिज्म भी परता अप्रमाण्यवाद में विश्वास करते हैं और मीमांसा तो है ही परता अप्रमाण्यवाद में विश्वास करने वाले। यानी कि एक तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे अगर कोई अलग है तो वो कौन है, वो है सांख्य। एक सांख्य ही है जो ये कहते हैं कि आपका जो इनवैलिडिटी ऑफ नॉलेज है, यानी कि जो अप्रमाण्यवाद है वो कैसा होता है, वो स्वतः होता है। आप अपने आप से अपनी नॉलेज की इनवैलिडिटी को गेन कर लेते हो, समझ लेते हो। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। क्लास में अगर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो एक लाइक का बटन दबा दूं। आगे बात करते हैं ख्यातिवाद, थियरी ऑफ एरर। आपके लाइक के बटन दबाने से जो दूसरे बच्चे वीडियो देखेंगे उनको पता चलेगा कि इसका मतलब ये वीडियो अच्छा है और उनको हेल्प मिलेगी आपकी तरह अच्छा कंटेंट पाने में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि ख्यातिवाद क्या होता है। ख्यातिवाद इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जो ख्यातिवाद है ये हमने न्याय वैशेषिक में भी पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं मीमांसा दर्शन में, क्योंकि दोनों ही जो दर्शन हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है, ये एपिस्टेमोलॉजी यानी कि थियरी ऑफ नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। अब अगर हम थियरी ऑफ नॉलेज की बात करेंगे तो नॉलेज में कभी कभी एरर भी होती है। ठीक है, तो एरर भी होती है तो उसको तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, उसको तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा की। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं ख्यातिवाद यानी कि थियरी ऑफ एरर। यहाँ पे ख्याति का मतलब होता है एरर, यहाँ पे ख्याति का मतलब एरर होता है। वैसे ख्याति का जनरल मीनिंग क्या होता है, अगर हिंदी में एक जो वर्ड है ख्याति, उसका मतलब होता है फेम, यानी कि कोई फेमस हो जाता है, यानी कि उसकी ख्याति हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ख्याति का मतलब होता है एरर, यानी कि कोई गलती। और वाद का मतलब होता है डिस्कोर्स और थियरी, यानी कि अगर हम ख्यातिवाद की बात करते हैं तो हेंस द ख्यातिवाद मीन्स द थियरी ऑफ एरर। तो हम बात करने वाले हैं थियरी ऑफ एरर की। और जो मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी है, जो कि वन ऑफ द 6 इंडियन ऑर्थोडॉक्स फिलोसफीज हैं, वो क्या है, वो मानता है दो तरीके की ख्यातिवाद। पहला ये मानता है अख्यातिवाद, दूसरा मानता है ये विपरीत ख्यातिवाद। ठीक है, तो व्हाट इज अख्यातिवाद? अख्यातिवाद का मतलब होता है जब हमारा ज्ञान अधूरा होता है। जब हमारा ज्ञान अधूरा होते हुए हम किसी भी चीज को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं तो हम कौन सी गलती करते हैं, हमारी कौन सी एरर होती है? जो एरर होती है वो कहलाती है अख्यातिवाद। यानी कि ये जो हमारे अधूरे ज्ञान के बेस पे जो हम गलती करते हैं किसी भी चीज को समझने में या फिर पहचानने में, उसको हम बोलते हैं अख्यातिवाद। और इसका बेस होता है मेमोरी यानी कि स्मृति।
ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने किसी को पहली बार देखा, और पहली बार में आपको जनरली लोगों का फेस याद नहीं होता। कुछ ऐसे फेसेस होते हैं जो याद हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फेस भी होते हैं जो आपके माइंड में फिट नहीं होते, याद नहीं होते। ठीक है। तो कभी भी क्या होता है कि किसी और को आपने देखा और आपको ऐसा लगा कि वो है। ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपने किसी और को कोई और समझ लिया। ठीक है। और ऐसा कब हुआ, क्योंकि आपकी जो नॉलेज थी वो अधूरी थी। अधूरी इसलिए थी क्योंकि जिसको आपने पहले देखा था उसको आपने ढंग से नहीं देखा था, आपने अच्छे से नहीं देखा था, थोड़ी सी झलक देखी थी, इसलिए आपका जो ज्ञान था वो अधूरा था। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि किसी भी प्रकार से आपने कोई भी चीज को देखा या फिर कुछ समझा, यानी कि आपने कोई भी अधूरा ज्ञान लिया, पूरा आपको ज्ञान उस चीज का नहीं है। अगर आपने कोई भी अधूरा ज्ञान लिया, उसके बेस पे आपने जो भी कोई जजमेंट दिया है, तो इसका मतलब यह है कि आपने क्या की है, गलती की है। गलती की है तो वो क्या है, तो वो ख्यातिवाद है, तो वो ख्याति है। ख्याति है तो वो कौन सा है, अख्यातिवाद। ठीक है। आगे बात करते हैं विपरीत ख्यातिवाद। विपरीत ख्यातिवाद का मतलब क्या होता है, इट अकर्स बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द आई which results the misapprehension which is also based on memory। विपरीत ख्यातिवाद का मतलब होता है एक चीज को दूसरी चीज समझ लेना। जैसे कि अगर आप सीप को देखते हो तो उसको आप चांदी समझ लेते हो, अगर आप सीप को देख के चांदी समझ लेते हो, अगर आप रस्सी को देख के सांप समझ लेते हो, तो आपने क्या किया है, किसी और चीज को कुछ और समझ लिया है, उसको हम कहते हैं विपरीत ख्यातिवाद। यानी कि यहाँ पे भी तो आपने एरर की है ना, एरर की है यानी कि ख्याति की है। अब ख्याति कौन सी ये कहलाएगी, ये कहलाएगी विपरीत ख्यातिवाद। ठीक है। अगर हम अपने अधूरे ज्ञान के बेस पे किसी चीज को कुछ और समझ लेते हैं तो उसको हम कहते हैं अख्यातिवाद। और अगर हम किसी एक चीज को दूसरी चीज समझ लेते हैं, और वो हम किससे समझते हैं, अपने डिफेक्ट ऑफ द आई, यानी कि अपने देखने के नजरिए के डिफेक्ट से, क्योंकि मैंने उसको ढंग से देख नहीं पाया था। ठीक है। जब मैंने चांदी को देखा था तो मैंने बस ये देखा कि वो सफेद सफेद चमकती है, उसके बाद में मैंने सीप को देखा, वो भी सफेद सफेद चमक रही थी, लेकिन मैंने उनको अच्छे से नहीं देखा था। यानी कि मेरे देखने में क्या था, वो डिफेक्ट था। क्योंकि डिफेक्ट था इसलिए मैंने क्या समझा, मुझे लगा कि ये क्या है, ये चांदी है, और सीप को मैंने क्या समझ लिया, चांदी समझ लिया, यानी कि मैंने गलती की। अब क्योंकि मैंने गलती की तो वो मेरी क्या है, ख्याति है। अब ख्याति है तो वो कौन सा है, विपरीत ख्याति है। दोनों को एक बार मैं समराइज कर देता हूं कि ख्यातिवाद का मतलब होता है थियरी ऑफ एरर। जब हम कोई गलती करते हैं तो उसको हम ख्याति कहते हैं, और ये जो डिस्कोर्स है यानी कि जो थियरी है उसको हम कहते हैं ख्यातिवाद। अब ख्यातिवाद मीमांसा दर्शन दो तरह का मानता है, पहला है अख्यातिवाद, दूसरा विपरीत ख्यातिवाद। अख्यातिवाद का मतलब होता है जब भी हम अपने अधूरे ज्ञान के बेस पे कोई गलती करते हैं, हमें किसी भी चीज का पूरा ज्ञान नहीं है और हम किसी भी चीज को कुछ और समझते हैं, तो वो कहलाता है अख्यातिवाद। दूसरा होता है जब भी हमारे देखने में कोई डिफेक्ट होता है, देखने में कोई डिफेक्ट होता है और उसकी वजह से हम एक चीज को दूसरी चीज समझ लेते हैं, हम किसी और चीज में किसी और चीज को समझ लेते हैं, तो वो कहलाता है क्या, विपरीत ख्यातिवाद। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अथॉरिटी ऑफ वेदास। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब भी हम मीमांसा दर्शन की बात करते हैं तो जो मीमांसक हैं वो कौन है, वो बहुत बड़े वकील हैं, वकालत करते हैं किसकी, वेदों की। ठीक है। वो वेदों की वकालत करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो वेद ही हैं वही सब कुछ है, वेदों का ज्ञान ही सब कुछ है, बाकी सब तो क्या है, बाकी सब अज्ञानता है। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो वो आपको वेदों में मिलेगा, और वेदों का प्रचार प्रसार करने के लिए ही जो मीमांसा दर्शन है उसका उद्भव हुआ था। ठीक है। तो आगे बात करते हैं, ये कहते हैं कि जो वेदास हैं, जो वेद हैं वो कैसे हैं, वो इटर्नल यानी कि वो शाश्वत हैं, वो ऑथरलेस हैं, यानी कि उनको कोई लिखने वाला कोई था ही नहीं, वो अपने आप से प्रकट हुए। ठीक है। और वो अपने आप से क्या है, वो एब्सोल्युटली इनफैलेबल हैं, वो दे आर एब्सोल्युटली इनफैलेबल, इटर्नल एंड ऑथरलेस। तो इसका मतलब ये है कि उनके लिए जो वेद हैं वो बहुत बड़ी चीज है। एक्चुअली ये जो फिलॉसफी है मीमांसा, ये बेस्ड ही है किसके ऊपर, वेदों के ऊपर। ठीक है। आगे बात करते हैं, ये क्या है, ये अनक्रिएटेड हैं, इनको किसी ने क्रिएट नहीं किया है। sages and seers apprehend them and transmit them to the rest of humankind। यानी कि जो sages थे, जो seers थे, उन्होंने इसको apprehend किया और क्या किया, उनको ट्रांसमिट किया दूसरे लोगों के लिए, मानव जाति के लिए, जन कल्याण के लिए उनको
उनके उन तक पहुंचाया। यानी कि जो महर्षि लोग थे, जो ज्ञाता थे वेदों के, उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त करके उनके ज्ञान को मानव जाति तक पहुंचाया ताकि मानव का कल्याण हो सके। ठीक है, आगे ये बात करते हैं कि जो धर्म है, अगर आप धर्म को समझना चाहते हैं तो ये आपको कहां से पता चलेगा? ये इसका जो ज्ञान है दैट विल बी ओनली फ्रॉम रिवल्यूशन इन द वेदा। यानी कि अगर आप बात करते हैं धर्म की, तो धर्म की जो समझ है वो आपको वेदों से ही मिलेगी, विच इज इट्स सोर्स, क्योंकि वही उसका क्या है? सोर्स है, वही उसका साधन है। एंड नॉट थ्रू ईदर परसेप्शन और रीजनिंग, किसी भी प्रकार के परसेप्शन से, प्रत्यक्ष ज्ञान से, या फिर तर्क या फिर क्षमता से, किसी भी प्रकार की रीजनिंग से आपको ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। धर्म का, अगर आप धर्म को समझना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वेदों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो वेद हैं वो क्या है? वो इम्पर्सनल हैं, वो किसी व्यक्ति के द्वारा रचित नहीं है, ना ही उनको लिखा गया है और ना ही किसी के द्वारा उनको बोला गया है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा मीमांसा दर्शन बोलता है। वो ये कहता है कि वो सीधा आते हैं हमारे पास और वो क्या करते हैं? ये हमें सजेस्ट करते हैं द impersonal authority of the Vedas by asking the following questions। और वो questions क्या है? If the Vedas had any author, then his name would have been known and remembered। वो ये कहता है कि जो मीमांसा दर्शन है वो ये कहता है कि अगर वेदों को लिखने वाला कोई व्यक्ति होता, कोई पर्सन होता, तो उसका नाम तो कम से कम बताया गया होता। जैसे वेदों को सब जानते हैं तो वेदों को लिखने वाले को भी कोई जानता होता, सभी जानते होते। ठीक है, कम से कम जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है मीमांसका ने, ठीक है, जो मीमांसक हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, जिन्होंने मीमांसा की है वेदों की, कम से कम उनको तो पता होता ही है। उनको पता होता तो वो हमें भी बता देते। तो वो ये कहते हैं क्योंकि उनका कोई लिखने वाला था ही नहीं, इसलिए ना तो वो लिखे गए हैं, ना ही वो बोले गए हैं, ना ही वो किसी को समझाए गए हैं, और इसीलिए उनका कोई लिखने वाला मौजूद नहीं है। अगर कोई लिखने वाला होता तो उसका हमें नाम पता होता, हमें नाम नहीं पता, इसका मतलब उसको किसी ने लिखा या फिर बोला नहीं है। ऐसा वो कहते हैं वेदों के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं सोर्सेस ऑफ नॉलेज में। आगे हम बढ़ाते हैं बात को। अब यहाँ पे जो मीमांसा दर्शन है उसके लिए सोर्सेस ऑफ नॉलेज क्या है? क्योंकि जब भी हम बात करेंगे थियोरी ऑफ नॉलेज की किसी भी दर्शन में, जैसा कि हमने न्याय दर्शन में भी की थी, क्योंकि हम एपिस्टेमोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी कि हम ज्ञान मीमांसा पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द थ्योरी ऑफ नॉलेज। ओके, सिंस वी आर गोइंग टू डिस्कस द थ्योरी ऑफ नॉलेज, वी आर डिस्कसिंग द थ्योरी ऑफ नॉलेज, वी मस्ट नो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान के प्रमाण क्या हैं। प्रमाण का मतलब होता है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज इन इंडियन फिलॉसफी। इंग्लिश जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसमें हम बोलते हैं सोर्सेस ऑफ नॉलेज, इंडियन फिलॉसफी में उसको हम बोलते हैं प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है जो प्रमा देता है, प्रमा को प्राप्त करने का साधन। प्रमा का मतलब होता है नॉलेज, और प्रमा यानी कि नॉलेज को देने वाला जो होता है वो प्रमाण, यानी कि नॉलेज को देने का जो सोर्स है वो कहलाता है प्रमाण। ठीक है, और जिसके बारे में हम नॉलेज प्राप्त करते हैं उसको हम कहते हैं प्रमेय, और जो नॉलेज प्राप्त करता है उसको हम बोलते हैं प्रमाता। ठीक है, प्रमा, प्रमेय, प्रमाता और प्रमाण, ये चार चीजें होती हैं जो कि क्या करते हैं? नॉलेज की प्रोसेस में हमेशा काम करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं? ट्रू नॉलेज इज कॉल्ड प्रमा एंड द मीन्स ऑफ अटेनिंग दिस ट्रू नॉलेज इज कॉल्ड प्रमाण। ठीक है, यानी कि ट्रू नॉलेज को हम प्रमा बोलते हैं और इसके जो सोर्सेज होते हैं उनको हम प्रमाण बोलते हैं। मीमांसकास आल्सो एक्सेप्ट दिस, ऐसा मीमांसक भी एक्सेप्ट करते हैं, जैसा कि न्याय दर्शन भी ये मानता है। दे डू नॉट कंसिडर मेमोरी एंड डाउट एज ट्रू नॉलेज। ये मेमोरी या फिर डाउट, यानी कि जो स्मृति है, स्मृति और डाउट, इन दोनों को वो ट्रू नॉलेज नहीं मानते। ठीक है, वो ट्रू नॉलेज इनको नहीं मानते। ही डज नॉट कॉल स्मृति एज प्रमा बिकॉज इट टेल्स अबाउट समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी अपहेरेंटेड डायरेक्टली। ये स्मृति को प्रमा नहीं मानते, यानी कि स्मृति यानी कि जो मेमोरी है उसको ये नॉलेज नहीं मानते, क्योंकि उसको तो आप पहले ही देख चुके हो, जो कि आपकी स्मृति में है, तो वो आपको नया ज्ञान कहाँ मिला। ठीक है, आगे बात करते हैं जो कुमारिल भट्ट है। कुमारिल भट्ट हैज गिवन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू नॉलेज। अब जो ट्रू नॉलेज होगी उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तभी उसको वो ट्रू नॉलेज बोलते हैं। यानी कि उसको प्रमाण जो है वो तभी बोला जाएगा जब उसमें ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। और वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द एक्सपीरियंस ऑफ द अननोन ऑब्जेक्ट,
किसी भी ऐसी अननोन ऑब्जेक्ट का एक्सपीरियंस आपको मिलना जिसके बारे में आपको पहले नहीं मिला था। जबकि स्मृति में ऐसा होता है, मेमोरी में ऐसा होता है कि आप वो जानते हो जो कि वो आप रिकॉल करते हो जिसको आप पहले से जानते थे। इसलिए स्मृति को यानी कि मेमोरी को ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानते। ये क्या कहते हैं कि किसी भी चीज, नई चीज का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, तभी वो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज होगा। नॉट बी हिंडर्ड बाई एनी अदर नॉलेज, उसमें कुछ भी दूसरी नॉलेज जो है वो क्या नहीं करे, उसको छुपाए नहीं, ठीक है, वो उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं उठाए, यानी कि जो दूसरी नॉलेज है वो उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना करे, नेक्स्ट है टू बी ब्लेम फ्री, ऐसी नॉलेज जिसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पीछे जो रखी हैं किताबें हैं, अगर कोई ये कहता है कि नहीं ये किताबें नहीं, पीछे तो हाथी खड़ा है, तो ये जो नॉलेज है इसमें क्या है, इसमें ब्लेम लगा दिया किसी ने कि भाई आपकी जो नॉलेज है उसमें ब्लेम लग गया कि भाई ये किताबें थोड़ी ना, ये तो हाथी है, ठीक है। तो ये नॉलेज नहीं हो सकती। नॉलेज वही होगी जो ब्लेम फ्री होगी, यानी कि सामने वाले को जब मैं बोलूँ कि ये किताबें रखी हैं तो वो ये बोल दे कि हाँ भाई ये किताबें ही हैं, तभी ये नॉलेज कहलाएगी। क्लियर। आगे बात करते हैं सोर्सेस ऑफ नॉलेज की। तो अगर हम बात करते हैं मीमांसा दर्शन की, तो मीमांसा दर्शन में जो जैमिनी हैं, जो कि प्रोपाउंडर ऑफ मीमांसा फिलॉसफी है, ये 3 तरह के जो सोर्सेस ऑफ नॉलेज हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। पहला है प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन, जिसमें हम करते हैं डायरेक्ट अप्रेंशन, यानी कि अपने सेंस ऑर्गन से हम डायरेक्टली परसीव करते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरा प्रत्यक्ष जो है वो दर्शन कर रहे हो और ये नॉलेज प्राप्त कर रहे हो जो भी मैं आपको स्क्रीन पे अभी पढ़ा रहा हूँ। दूसरा होता है अनुमान। अनुमान का मतलब होता है इन्फ्रेंस, जिसमें कि आप अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेस पे किसी भी नई नॉलेज को गेन करते हो। नेक्स्ट होता है शब्द, यानी कि वर्बल टेस्टिमनी, शब्दों के आधार पर आप ज्ञान को प्राप्त करते हो, चाहे वो पढ़ के करो या फिर सुन के करो। जैसे अभी आप पढ़ भी रहे हो और सुन भी रहे हो, स्क्रीन पे लिखा हुआ पढ़ भी रहे हो और जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप सुन भी रहे हो, तो ये क्या है, ये शब्द प्रमाण है, इससे आपको कुछ नॉलेज मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रभाकर है, प्रभाकर जो है वो 2 प्रकार के जो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है और एक्सेप्ट करते हैं। वो क्या है, उपमान यानी कि कंपैरिजन, दूसरा है अर्थापत्ति यानी कि पोस्टुलेशन, ठीक है। उपमान का मतलब होता है कंपैरिजन, जब भी हम कोई नई चीज देखते हैं उसको हम पुरानी देखी हुई चीज से कंपेयर करते हैं और समझते हैं कि ये क्या हो सकता है। नेक्स्ट होता है अर्थापत्ति यानी कि पोस्टुलेशन। पोस्टुलेशन क्या होता है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको पढ़ना है और जो ये वीडियो है इसके कमेंट में आपको बताना है कि पोस्टुलेशन क्या होता है, ठीक है। अगर आपको अभी पता है पोस्टुलेशन क्या होता है, अर्थापत्ति, तो अभी आप कमेंट बॉक्स में बताइए लिख के, ताकि मुझे पता चलेगा कि कौन कौन मेरी वीडियो को देखा है, ठीक है। आगे बात करते हैं जो कुमारिल है। कुमारिल जो है वो एक और वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, वो क्या है, अनुपलब्धि यानी कि एब्सेंस, यानी कि नॉन परसेप्शन, यानी कि एक ऐसा सोर्स ऑफ नॉलेज जिसमें किसी भी चीज के नहीं होने की बात करते हैं। देखो, होने की बात तो की जाती है, अगर कोई चीज है तो उसकी नॉलेज है, लेकिन कोई चीज नहीं है वो भी तो आपके लिए नॉलेज है ना। अगर मेरे पीछे किताबें रखी हैं इसकी तो नॉलेज है आपको, लेकिन मेरे पीछे हाथी नहीं है इसकी भी तो नॉलेज है आपको। आप ये कहाँ कह सकते हो कि नहीं भाई मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, आपको है इसकी नॉलेज। क्या मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मेरे पीछे हाथी खड़ा है? नहीं कह सकते। इसका मतलब मेरे पीछे हाथी का अभाव है, यानी कि मेरे पीछे जो हाथी है वो क्या है, वो अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध क्या है, बुक्स जो आपको शेल्फ में दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो मीमांसा दर्शन है वो 6 तरह के वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानता है। कितने? 6, ठीक है। अब आपके लिए आपका आज का जो क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, जिसका आंसर क्वेश्चन ये है कि प्रभाकर और भट्ट के अलावा वो कौन है जो कि मीमांसा दर्शन के बारे में आपको बताते हैं और जिन्होंने प्रपाउंड किया था, यानी कि हु इज द प्रपाउंडर ऑफ मीमांसा फिलॉसफी। आपको लिख के बताना है कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता रहेगा कौन कौन मेरे वीडियो को देखता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। अगली जो क्लास होगी जो पार्ट 2 होगा मीमांसा का, उसको आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो सोर्सेस ऑफ नॉलेज हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। परसेप्शन को पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्फ्रेंस को, उसके बाद में हम पढ़ेंगे शब्द यानी कि वर्बल टेस्टिमनी को,
फिर हम पढ़ेंगे उपमान यानी कि कंपैरिजन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉस्टुलेशन यानी कि अर्थापत्ति। उसके बाद में हम बात करेंगे एब्सेंस और नॉन परसेप्शन यानी कि अनुपलब्धि। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं न्याय ऑन पॉस्टुलेशन। न्याय दर्शन जो है वो पॉस्टुलेशन पे क्या आपत्ति उठाता है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है तो आपको पता होना चाहिए। और मीमांसा इसके लिए क्या आंसर देता है, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं मीमांसा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं। हाउ डू मीमांसा रिफ्यूट द न्याय व्यू दैट इम्प्लीकेशन अर्थापत्ति is reducible to inference, अनुमान and establish implication as an independent means of valid knowledge, प्रमाण critically discuss। आज आपको इसका आंसर नहीं पता होगा, लेकिन कल वाला जो वीडियो आप देखेंगे उससे इसका आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिल सकते हैं कि 2022 में ये 15 नंबर का आया था। नेक्स्ट 2021 में ये 15 नंबर का आया था। 2020 में 10 नंबर का आया था। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये जो है आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ये 2019 में 10 नंबर का, 2018 में 20 नंबर का, 2017 में 15 नंबर का, यानी कि हर साल जो है 15 या 20 नंबर का क्वेश्चन, 10, 15, 20 नंबर का क्वेश्चन इस पे जरूर आता है। तो ये जो मीमांसा फिलॉसफी है, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज के फिलॉसफी ऑप्शनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना ही चाहिए। तो पूरा जो सेशन है इसको कवर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। अभी तक इस क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। हैव अ गुड डे, गुड लक।